नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्टिकल 214, 15, 16, 17, 18 और 19 के बारे में बात किया था। अब कल को कंटिन्यू रखते हुए आज हम हाई कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 220, 21, 22, 23, 24 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटा होगा, उसको दबाइए, कोरोना भगाइए। ठीक है, निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। आई प्रॉमिस कि मैं उसको सॉल्व ज़रूर करूँगा। दोस्तों, सबसे पहला आर्टिकल आज का वो है आर्टिकल 220। आर्टिकल 220 रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज, कि परमानेंट जज बनने के बाद जो भी परमानेंट जज बनेगा उसके प्रैक्टिसेस में कुछ रिस्ट्रिक्शन रखे जाते हैं। जैसे नो पर्सन who after the commencement of this constitution has held office as a permanent judge of a high court shall plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court and the High Court। संविधान बनने के बाद, या ये कह सकते हैं कि संविधान के प्रारंभ के बाद, अगर कोई भी इंसान किसी भी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में परमानेंट जज के तौर पे नियुक्त होता है तो वो भारत की किसी भी अथॉरिटी के सामने या किसी भी कोर्ट के सामने आपका प्लीड कर सकता है, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अदर हाई कोर्ट। मतलब आपका वो इंसान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अदर हाई कोर्ट को छोड़कर जिस हाई कोर्ट में उसकी नियुक्ति है वहाँ पर सेशन कोर्ट में किसी भी अथॉरिटी के सामने प्लीड कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और किसी दूसरे हाई कोर्ट में वो प्लीड नहीं कर सकता आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। अगला है दोस्तों आर्टिकल नंबर 221 सैलरी एक्सेट्रा ऑफ जजेस, रोकड़ा। याद रखिएगा दोस्तों कि जो भी हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी होती है ये कौन डिसाइड करता है? देश की पार्लियामेंट। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी हमारे देश की पार्लियामेंट डिसाइड करती है, एग्जैक्टली उसी तरह से हाई कोर्ट के जज की सैलरी भी हमारे देश की पार्लियामेंट डिसाइड करती है। क्योंकि अगर स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में होगा तो सिंपल सी बात है, जो स्टेट अमीर हैं वो अपने जजेस को अधिक सैलरी देंगे, जो स्टेट गरीब हैं वो कम सैलरी देंगे। तो थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी को ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो डिसाइड करेगी एज पर सेकंड शेड्यूल कि जजेस की सैलरी कितनी होगी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हर हाई कोर्ट की, चाहे वो इंडिया के 24 हाई कोर्ट में कोई भी हाई कोर्ट हो, हर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी 7th पे कमीशन लगने के बाद 2.5 लाख रुपए है और 2,25,000 रुपये है हाई कोर्ट के अदर जजेस की। और याद रखिएगा दोस्तों, सेकंड शेड्यूल के तहत जितने भी आपके अलाउंसेस, राइट, प्रिविलेज ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं वो हर जज इंजॉय करता है। ठीक है, और एक बात याद, एंटाइटल किया जाता है कि इनकी जो सैलरी है, इनका जो पेंशन है वो टाइम टू टाइम बढ़ेगा, डिसाइड करेगी पार्लियामेंट। और ये सब कुछ सेकंड शेड्यूल के तहत होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबके जजेस की सैलरी, उनका पेंशन, उनके अलाउंसेस, ये सब कुछ पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है, ये सब कुछ पार्लियामेंट डिसाइड करती है। शायद मैंने एक जगह सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। याद रखिएगा सब कुछ पार्लियामेंट में, भारत की संसद के हाथ में है। ठीक है, क्योंकि भाई कल को 8th पे कमीशन लगेगा तो कल को सैलरी और बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो पेंशन भी बढ़ेगा, डीए, ग्रेचुटी ये सब बढ़ते रहते हैं यूजुअली। सब कुछ पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अगला आता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 222। जब एक जज का ट्रांसफ़र किया जाता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, ये आर्टिकल 222 इससे डील करती है। ठीक है,
अगर किसी भी एक जज को एक जगह एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 124(a) के तहत एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाएगी। ठीक है, वो रेकमेंड करेगी, वो सारे के सारे इस प्रोसेस को देखेगी। ठीक है, when a judge has been or is so transferred, he shall, during the period he serve after the commencement of Constitution Act 1963 as judge of the other high court, be entitled to receive in addition to his salary such compensatory allowances as may be determined by the parliament by law, and until so determined such compensatory allowances as the president may by order fix। और याद रखिएगा दोस्तों, जब एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, उस प्रोसेस के दौरान उसके जितने भी अलाउंसेस होते हैं, जो भी उसकी सैलरी वगैरह होती है, वो सब कुछ डिटरमाइन करती है पार्लियामेंट। और किसी भी तरह की मरोबत नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको सैलरी नहीं दी जाएगी, सब कुछ दी जाती है। ठीक है, और जितने भी कंपनसेटरी अलाउंसेस पहले के होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसके पीछे अगर हाई कोर्ट का जज चाहे तो इसके खिलाफ अपील कर सकता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, उसके दौरान जो कंपनसेटरी अलाउंसेस है वो भी उसको मिलते रहती है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ठीक है, और सैलरी वगैरह आपका पार्लियामेंट तो डिसाइड करती ही है। अगला सवाल है दोस्तों, अपॉइंटमेंट 223 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, जो कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी पढ़ा है आर्टिकल 126 के तहत, कि अगर हाई कोर्ट में हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो किसी भी कारणवश एब्सेंट है या लीव पर है, तो उसकी जगह को भरने के लिए एक एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन ये अपॉइंटमेंट करेगा कौन? भारत का महामहिम, भारत का राष्ट्रपति। देन दोस्तों, आर्टिकल 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। देखिए दोस्तों, एडिशनल और एक्टिंग जजेस की ज़रूरत कब पड़ती है? इफ़ by reason of any temporary increase in the business of a high court or by reason of area of work therein, it appears to the president that the number of the judges of the court should be for the time being increased. The president may, in consultation with National Judicial Appointment Commission, appoint duly qualified person to be additional judges of the court for such period not exceeding 2 years as he may specify। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में अचानक से काम बढ़ गया या बहुत सारा पेंडिंग एरियर पड़ा हुआ है, पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, तो राष्ट्रपति उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में काम के दबाव को देखते हुए एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से कंसल्ट मांगेगा कि मुझे कंसल्ट कीजिए कुछ लोगों को जिनको मैं टेम्पररी बेसिस पर मैक्सिमम 2 साल के लिए अपॉइंट करूं। 2 साल से ज़्यादा के लिए आप अपॉइंट नहीं कर सकते, 2 साल के लिए मैं अपॉइंट करूं। ठीक है, उसके पास बट ऑब्वियस है कोर्ट है तो कोई जज ही अपॉइंट होगा जो कि रिटायर्ड हो, ठीक है, या एडिशनल जज के तौर पर काम करे। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम रिकमेंड करती है कि हाँ, आप इनको 2 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं और इनके पास एक्सपीरियंस है, ये आपके रिटायर्ड जज रह चुके हैं। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट होती है, वर्कलोड को देखते हुए बुलाया जाता है। When any judge of a high court other than chief justice is by reason of absence or for any other reason unable to perform the duty of his office or is appointed to act temporarily as chief justice, the president may, in consultation with the National Judicial Appointment Commission, appoint a duly qualified person to act as a judge of that court until the permanent judge has resumed his duty। हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, सबसे बड़ा न्यायाधीश, और उसके अलावा कई सारे जज होते हैं, परमानेंट जज।
जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल इस वक्त 33 जजेस हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा सुप्रीम कोर्ट में 32 जजेस और हैं परमानेंट। और इन्हीं में से कल कोई जो सीनियर होगा वो भारत का चीफ जस्टिस बनेगा, जो मोस्ट सीनियर होगा। ठीक उसी तरह हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होता है, उसके नीचे कई सारे जज होते हैं। ठीक है, ये कोर्ट टू कोर्ट वैरी करता है अकॉर्डिंग टू वर्कलोड। मान लीजिए चीफ जस्टिस को हम बगल रखते हैं हाई कोर्ट की, वो जो परमानेंट जज हैं उनमें से कोई जज एब्सेंट है, या मान लीजिए उनमें से किसी एक जज को उठाकर किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है कुछ दिनों के लिए, उसकी जगह को भरने के लिए राष्ट्रपति नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से ये कंसल्ट कर सकता है कि इनकी एब्सेंस को भरने के लिए मुझे कोई एक बंदा चाहिए। ठीक है, ओके, और ये बंदा ड्यूली क्वालिफाइड होना चाहिए ताकि ये कोर्ट के जज के तौर पर काम करे, और इनकी नियुक्ति यहाँ पर टेम्प्रेरी बेसिस पे करो। जब ये लौट कर अपने पोजीशन पर वापस आ जाएंगे तो इनका काम ख़त्म हो जाएगा जिनको अपॉइंट किया गया है। और याद रखिएगा दोस्तों, नो पर्सन अपॉइंटेड एज एन एडिशनल और एक्टिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 62 ईयर। 62 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को ना ही एक्टिंग जज बनाया जा सकता है, ना ही एडिशनल जज बनाया जा सकता है, क्योंकि 62 साल तो रिटायरमेंट की एज होती है हाई कोर्ट के जजेस की। तो याद रखिएगा, 62 साल के ऊपर के किसी भी इंसान को, चाहे वो ड्यूली क्वालिफाइड क्यों ना हो, उसको एक्टिंग जज या एडिशनल जज नहीं बनाया जा सकता।